हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 131। अब आगे। सॉरी टाइगर भाई, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अगर ये बॉस के फार्म हाउस पर है तो जरूर ये बॉस के लिए कोई ना कोई खास होगी। अगर ये बॉस के फार्म हाउस पर है तो जरूर ये बॉस के लिए कोई ना कोई खास होगी। राइट। तभी टाइगर मुंह बनाते हुए बोलता, इनका नाम मारिया है। टाइगर जो कि अभी भी मारिया से चिढ़ा बैठा था, तो इसीलिए वह उसे कोई भी टोंट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अब जैसे ही टाइगर ने ये बोला कि ये मारिया है, देव खुशी से उछलते हुए बोलता, क्या सच में यह मारिया है? मैं उनसे कब से मिलना चाहता था। और वो एक्साइटमेंट में तुरंत जाकर उसने बिना सोचे समझे मारिया का हाथ पकड़ लेता है और पकड़कर हेलो करते हुए बोलते हुए मुस्कुराता है, मारिया जी, आप नहीं जानती मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। आप जानती है, जितने भी बॉस के द्वारा आपको मैसेज दिए जाते थे वह सब मैसेज में ही आपको देता था। तब मारिया ने केवल एक सपाट लुक देव को दिया। उसके बाद उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया था। एक पल को देव ठिठक गया था, लेकिन अगले ही पल वह फिर से एक्साइटेड होते हुए बोलने लगा, सच में मारिया जी, आपसे मिलने का तो मेरा सपना था और आज मेरा वो सपना सच में ही पूरा हो गया। आप तो बहुत खूबसूरत है। आपके जितनी खूबसूरती तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। अब जैसे ही देव वहां खड़ा होकर मारिया की तारीफ करने लगा, टाइगर जो कि मारिया से पहले से ही चिढ़ा हुआ था वह और ज्यादा चिढ़ गया। वह तुरंत देव की ओर देखकर बोलता है, देव तुम अभी अभी काम से आए हो ना, या फिर तुम यहाँ इस लड़की को मस्का लगाने आए हो? हाँ, ये क्या पसंद आ गई है कि तुम्हें? अगर तुम्हें ये पसंद आ गई है तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वह जो डेविड है ना, जो हमारे कैद में है और इस वक्त शेर के पिंजरे वाली जगह पर वह इनका बॉयफ्रेंड है। समझे तुम? इसलिए तुम अपनी एक्साइटमेंट को यहीं खत्म कर लो। अब जैसे ही एक बार फिर मारिया को टोंट करने के लिए टाइगर ने डेविड के नाम का सहारा लिया और देव के सामने उसकी इंसल्ट की। अब मारिया एक बार फिर लाल सुर्ख हो गई थी और वह तुरंत टाइगर की ओर बढ़ने लगी थी। टाइगर को लगा कि एक बार फिर वह उस पर हाथ उठाएगी, तो टाइगर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन टाइगर के करीब बढ़कर मारिया ने जोरों से पंच बनाया था और सामने वाली दीवार पर दे मारा था और उसके बाद एक सपाट लुक से उन दोनों की ओर देखते हुए वहां से चली गई थी। वहीं देव के माथे से तो अब पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि जिस जगह मारिया ने मारा था उसे जगह दीवार पर दरारें आ गई थी। तब देव को मारिया की ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था और वह अपना पसीना साफ करते हुए सोचने लगा, बाप रे, क्या तूफान लड़की है ये। तब टाइगर देव का पसीना पोंछते हुए बोलता है, इस तूफान लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें उड़ा कर ले जाएगी। तब देव तुरंत ही पानी पीने के लिए भागा था, क्योंकि टाइगर की बातें सुनकर उसका गला सूख चुका था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही आकाश, सुमित, ध्रुव, दादाजी और आहान सबके सब फटाफट से अस्पताल में पहुंच चुके थे और डॉक्टर रश्मि की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। उनके सर पर, हाथ पर, पैरों पर काफी ज्यादा चोटें आई थी और आकाश तो ऐसा हो रहा था मानो कि उसका सब कुछ लुट गया हो, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। उसके तो शरीर में जान ही न बची थी। आकाश सा सपाट चेहरा लिए बारीक बारी से सबकी ओर देख रहा था, लेकिन डॉक्टर रश्मि की हालत देखकर उन सभी का चेहरा उतरा हुआ था। इतना ही नहीं, आहान, ध्रुव जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थे, उनकी तो आंखों के किनारे तक भीग गए थे। वह दादाजी के साथ थे और दादाजी को कंट्रोल कर रहे थे। वेल, डॉक्टर जो कि डॉक्टर रश्मि को अच्छी तरह से जानते थे और उनके साथ में काम किया करते थे, उन्होंने आकर बाहर इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी रश्मि की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। जितना हो सके उसके लिए प्रे कीजिए, हो सकता है वह जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि उन्हें काफी ज्यादा जख्म लगे हैं, जिसकी वजह से उनका काफी हद तक ब्लड लॉस हो चुका है। तब तुरंत तेजी से डॉक्टर की ओर बढ़ते हुए ध्रुव और आहान बोलते हैं, हम ब्लड देने के लिए हम तैयार हैं और आप। तभी डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली इसी के साथ साथ मैं आपको सबको एक और बात बताना चाहती हूँ। उनकी हेड इंजरी ज्यादा हुई है
तो इसीलिए हमें उनके सारे की सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बेस्ट सर्जन मिस्टर ध्रुव को बुलाना होगा। अब जैसे ही डॉक्टर ने ध्रुव के सामने ही ये बोला कि उन्हें बेस्ट सर्जन ध्रुव को बुलाना होगा, क्योंकि रश्मि का केस अब काफी हद तक सीरियस हो चुका था। उनका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था, तो उनके सिर की अब सर्जरी होनी ही थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने बेस्ट सर्जन ध्रुव का जिक्र किया था। तभी बिना ध्रुव के डॉक्टर की ओर देखकर बोलता, डॉक्टर आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और फटाफट से सर्जरी की तैयारी कीजिए। तब डॉक्टर टोकते हुए बोलती, लेकिन हमें उससे पहले मिस्टर ध्रुव से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है और पता नहीं वह अभी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और वो इस शहर में है या नहीं है। तभी ध्रुव बोलता, डॉक्टर मैंने जितना कहा है आप सिर्फ और सिर्फ उतना कीजिए। रश्मि दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए। और रही बात ध्रुव की, ध्रुव आपके सामने खड़ा है, आप फटाफट से तैयारी कीजिए। अब डॉक्टर ने जैसे ही ये सुना कि उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ है, वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगे थी और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक से आ गई थी और उन्होंने तुरंत का हाथ पकड़कर उससे हैंडशेक करना शुरू कर दिया था और एक साइड होते हुए बोलती, आप यहाँ हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आए हैं और आप इतने सिंपल और सादगी से रहते हैं कि कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर धोखा खा जाए। ऐसा बोलकर डॉक्टर अब ध्रुव की तारीफ करने लगी थी, लेकिन ध्रुव का ध्यान इस वक्त सिर्फ रश्मि को ठीक करने पर था। वह बोलता, डॉक्टर प्लीज इस वक्त ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, फटाफट से सर्जरी की तैयारी कीजिए। तब आकाश मरे मरे कदमों से ध्रुव के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को ध्रुव के सामने जोड़ लिए और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता, उसे ठीक कर दो, जो तुम कहोगे मैं वह करूंगा। ध्रुव बस उसे बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता, मैं उसके बिना बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे। आकाश जो कि अपने इमोशंस को न जाने कब से छुपाए हुए बैठा था, अब रश्मि ऐसी हालात देखने के बाद उसके इमोशंस कूट कूट कर बाहर आ रहे थे और फटाफट से और उसने पूरी तरह से ध्रुव की खुशामद करना शुरू कर दिया था। और आकाश के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर कहीं ना कहीं ध्रुव, आहान, सुमित और दादाजी सबके चेहरे पर एक सुकून सा था। लेकिन इस वक्त रश्मि की हालत ऐसी थी कि वह इस बात को अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था ने रौनक के साथ अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन आस्था इस बात को लेकर चौंक रही थी कि अभी 2 दिन पहले जब आस्था फर्स्ट डे कॉलेज आई थी तो एक लड़के ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया था, लेकिन आज वो लड़का उसे कहीं भी नजर नहीं आया। न केवल लड़का बल्कि उसकी पूरी गैंग उसे कहीं नजर नहीं आई थी, क्योंकि वो लड़के जिस तरह से पूरी क्लास में हो की आवाजें निकाल रहे थे, तो आस्था समझ चुकी थी कि वह सब उसी के साथ ही है। लेकिन आज क्लास का माहौल कुछ अलग सा था, कहीं कुछ न कुछ खुसर फुसर हो रही थी। तभी एक लड़की वहां आकर सबको बोलती है, अरे गाइस, क्या आप लोगों को पता है आयुष को 2 दिन पहले किसी ने अगवा कर लिया था? और पता है दोस्तों उसके साथ क्या हुआ? उसके लिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और तब जाकर उसे छोड़ा है। तब एक लड़का क्लास में से उठकर बोलता है, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? वह लड़की बोलती है, कम ऑन यार, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं के पास ये केस आया था और फिलहाल के लिए आयुष अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही आस्था ने ये सुना वह सहम सी गई थी। कहीं न कहीं उसके ख्यालों में इस वक्त अरमान का वह चेहरा आया था, जब अरमान बड़ा ही अजीब सा बर्ताव कर रहा था और आस्था की सिक्स सेंस को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके पीछे अरमान तो नहीं है। अब आस्था के लिए बाकी की क्लासेस अटेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, इसलिए आस्था ने अब जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहती थी। उसने रौनक से कह दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए वह जाना चाहती है। रौनक ने उसे बोला भी था कि वो उसके साथ चल सकती है, उसे घर पर ड्रॉप कर सकती है, लेकिन आस्था ने मना कर दिया था क्योंकि वह रौनक को अपने साथ ले जाकर रौनक की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही आस्था कॉलेज के गेट के बाहर आई, अरमान के गार्ड्स उसकी ओर देख रहे थे। आस्था ने तुरंत उन्हें आकर कहा, भाई साहब
आप हमें घर छोड़ दीजिए, आस्था ने केवल इतना ही कहा था। तब एक गार्ड्स ने फटाफट से एक फोन अरमान को मिला दिया और जल्दी ही आस्था को कार में बैठा दिया था। और वही अरमान जो कि फार्म हाउस पर जा रहा था। रास्ते में जैसे उसे गार्ड्स का फोन आया वो हैरान हो गया और सख्त आवाज में बोलता है, क्या हुआ? फोन क्यों किया है? सब ठीक है ना? आस्था ठीक है। तभी गार्ड्स बोलता, वह सर, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसीलिए वो घर जाने के लिए कह रही है। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुरा और बोलता, ठीक है, उसे घर छोड़ दो और उस पर नजर रखना। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वहीं आस्था जैसे ही घर पहुंची तो उसे घर काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा था। केवल हॉल में उसके नानी माँ बैठी हुई थी। हालांकि दादाजी हमेशा नानी माँ के साथ ही रहा करते थे, लेकिन आज दादाजी वहां नहीं थे। आस्था चौंक गई और इधर उधर सबको ढूंढते हुए बोलती, क्या बात है नानी माँ, घर में बाकी सब कहाँ गए? नानी माँ आस्था को देखकर रोने लगती है और इमोशनल होते हुए बोलती, बेटी तू आ गई। हम सोच रहे थे कि हम तुझे कैसे अपने पास बुलाए, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत थी। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, आस्था हैरानी से बोलती, लेकिन नानी माँ आप हमें क्यों बुलाना चाहती थी? और आपको तो पता है कॉलेज गए थे, वह तो वहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम वहाँ से वापस घर आ गए। लेकिन आप क्यों रो रही है? क्या हुआ नानी माँ, बताए ना। तब नानी माँ ने बिना देरी किए आस्था को बता दिया कि रश्मि का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वह अस्पताल में एडमिट है। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी और अचानक ही उसके शरीर में कंपन छूट गई थी और डर के मारे वह घुटनों के बल बैठ गई थी। वहीं अरमान सिंघानिया को जैसे ही ये खबर मिली कि आस्था घर पहुंच गई है तो उसने फटाफट से अपना सिस्टम कैमरास ऑन किए और आस्था को इस तरह से हॉल में घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा कि इस आफत को क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी अरमान ने कैमरास के वॉइस सिस्टम ऑन किया और नानी माँ आस्था की बातें सुनने लगा। नानी माँ आस्था से कह रही थी कि रश्मि की हालत बहुत नाजुक है, इस वक्त सभी अस्पताल में गए हुए हैं, बेटा संभाल खुद को, मुझे लगता है कि हमें भी अस्पताल चलना चाहिए, इसीलिए मैं तेरा इंतजार कर रही थी कि मैं तुझे लेकर अस्पताल जाऊंगी। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना वह भी पूरी तरह से चौंक गया था। उसे तो लगा था कि सब के सब फार्म हाउस पर जमा हो गए होंगे क्योंकि अरमान ने ऑर्डर दिया था, लेकिन रश्मि की हालत का सुनकर अरमान हैरान था और जल्दी ही उसने दादाजी को फोन कर दिया। दादाजी का फोन ध्रुव ने उठाया। तब ध्रुव ने अरमान को बता दिया था कि भाई हम सब यहाँ अस्पताल में हैं। और तब अरमान के चेहरे पर कितने ही भाव आए थे। उसे भी इस वक्त हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले वह अपने फार्म हाउस पर जो काम करना चाहता था उसके बाद वो हॉस्पिटल जाने वाला था। इसीलिए अरमान ने बिना ध्रुव को कुछ कहे फोन रख दिया था और फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वही नानी माँ आस्था को संभालने लगी थी। तब आस्था बोली थी, लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं नानी माँ, जब तक हमें अरमान सिंघानिया हॉस्पिटल जाने की इजाजत नहीं दे देता हम नहीं जा पाएंगे नानी माँ, वो बहुत बदल गए हैं। अभी आस्था कुछ और कहने वाली थी, तभी नानी ने इशारों से उसे चुप रहने का इशारा किया और बोलते हैं, यहाँ कुछ मत कहना, चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, तू क्या समझती है, तेरी नानी माँ इतनी ज्यादा बेवकूफ है। घर में आते ही घर के एक चीज को हमने देख लिया कि कब कहा क्या लगा हुआ है, सब हम देख चुके हैं, समझी। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा ऐसा है जहाँ कोई भी कैमरा नहीं है और वह है हमारा कमरा, यानी कि गेस्ट रूम। चलो हमारे साथ, चल वहाँ बात करते हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्द ही आस्था को अपने साथ अपने कमरे यानी कि गेस्ट रूम में ले गई थी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।